तो प्रिय मित्रों एवं प्रिय बच्चों, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती है। इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज 12 जनवरी 2022 से 17 जनवरी 2022 तक चलेगा। इसके अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित और उनकी शिक्षाओं से संबंधित पूरे देश भर में कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिससे छात्र स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से परिचित हो सकें और उनके आदर्शों को, उनकी विचारधारा को अपने जीवन में उतार कर स्वयं का और अपने देश की प्रगति में योगदान दे सकें। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म जयंती को हम राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मानते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि स्वामी विवेकानंद जी का यह मानना था कि किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो उस देश के युवा होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऊर्जा का आधिक्य होता है और वो लोग अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से देश को एक नई दिशा दे सकते हैं और देश को एक नई राह की ओर लेके जा सकते हैं। वे युवाओं के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, युवाओं पर उनका बहुत ज्यादा विश्वास है। इसीलिए भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था और राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। नरेंद्र नाथ उनका बचपन का नाम था। वे बचपन में वैसे ही थे जैसे कि जनरली हम और आप लगभग होते हैं। मतलब ये कि हम ये ना माने कि जो महान पुरुष हैं वो बचपन से ही बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। बचपन में शरारतें करना, बचपन की बाल सुलभ क्रीड़ाओं से खेलना, ये एक सामान्य जीवन में सबके साथ होता है। स्वामी विवेकानंद जी भी बचपन में इसी प्रकार से काफी शरारती थे। पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, मतलब बहुत मेधावी थे, लेकिन शरारतें भी करते थे। उनके जीवन में एक महान आता है, उनके जीवन में आता है जब स्वामी परमहंस जी उनके जीवन में प्रवेश करते हैं और उनके जीवन में जो आध्यात्मिकता होती है वो ऊंचाई की ओर चढ़ने लगती है। तो ये जो आज हमारा दिन है, इस दिवस पर जो हमारे दो टॉपिक हैं, पहला टॉपिक है लाइफ एंड टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद, कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन है वो हमें क्या सीख देता है। तो पहले हम इस टॉपिक पर चलते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है यूथ ऑफ इंडिया टू बिल्ड अप ए बेटर नेशन बाय स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के द्वारा एक स्वस्थ भारत को कैसे बिल्ड किया जा सकता है, मतलब देश को और कैसे उन्नति को लिया जा सकता है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो कुल मिलाकर बात यह है, जो स्टूडेंट होते हैं वो युवावस्था की एक दहलीज पर ही होते हैं और वो जो कर्म करेंगे वो एक देश को एक नई राह दिखाएंगे। तो ये दोनों विषय लगभग मिले हुए हैं। तो हम इसी विषय को लेकर चलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से क्या क्या सीख मिलती हैं और उन सीखों को विशेष करके छात्रों के लिए कौन कौन सी सीखें मिलती हैं। आप देखेंगे कि जितने भी पढ़ाई वाले संस्थान हैं, जो बड़े बड़े पढ़ाई वाले संस्थान हैं, चाहे डीयू हो, जेएनयू हो या कोई और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी को बड़ी प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि युवाओं के बीच में स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही पॉपुलर है। उनकी विचारधारा को युवाओं ने बहुत स्वीकार किया। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक पंक्ति सब जगह आपको लिखी मिलेगी, जितने भी इंस्टीट्यूशनल जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर एक पंक्ति है उनकी जो हमें बहुत जागृत करती है। उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सोल्जर्स। तो स्वामी विवेकानंद जी ये कहते हैं, ये हमें सीख देते हैं कि केवल आंखें खोलना ही पर्याप्त नहीं है। ये जो चर्म चक्षु खुलना ही हमारे देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखने के लिए इन चर्म चक्षुओं के खुलने के साथ साथ हमारे जो आत्मिक विचार हैं वो भी उठने चाहिए। तो वहां पर आया, उठो, जागो और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो, इसमें एक स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की घटना आती है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नदी के किनारे कुछ युवा लोग बंदूक से नदी में जो तैर रहे अंडे के छिलकों पर निशाना मार रहे थे। तो उन्होंने देखा कि उन बच्चों में से किसी का भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी ने लिया, बंदूक उनसे ली और लगातार 10 निशाने उन्होंने अंडे के छिलकों पर मारे जो बिल्कुल सही लगे। तो युवाओं ने पूछा कि स्वामी जी आपने इतना अच्छा निशाना कैसे साध लिया, हमसे क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने बोला कि आप अपनी जो नजर है वो केवल अपने लक्ष्य पर लगाए रखो। आप अपनी नजर को केवल अपने लक्ष्य पर लगाए रखो और वहां से बिल्कुल भी विचलित मत हो। ये उन्होंने एक सीख दी थी स्वामी विवेकानंद जी से। तो आज के दिन पर हमें एक सीख स्वामी विवेकानंद जी से ये ले सकते हैं कि हमें अपने लक्ष्य पर ही बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। जैसे आपने देखा कि घोड़ा जब चलता है तो उसके दोनों तरफ बांध दिए जाते हैं, मतलब वो ना इधर देखे ना उधर देखे, केवल अपने सामने देखे। उसी प्रकार से जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको एक दृष्टि पर ही रखनी चाहिए, जैसी दृष्टि अर्जुन की थी। आपको वो कहानी बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि अर्जुन की जो आंख थी वो केवल मछली पर नहीं थी, मछली की आंख पर थी। लक्ष्य हमारा इतना क्लियर होना चाहिए। और विवेकानंद जी के जीवन में एक और बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिस घटना को स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कई बार फिर उसको हमें बताने की कोशिश की। कि एक बार वो बनारस में मंदिर के पास थे, उनके हाथ में प्रसाद था, तो बंदर उनके पीछे पड़ गए और वो बंदरों से डर करके आगे चलते रहे और बंदर उनके पीछे पीछे। वो बहुत परेशान हो गए। मेरी आवाज सही आ रही है? सुजान सर स्वागत है आपका। मेरी आवाज? हाँ। तो वो बंदरों से डर के भाग रहे थे, बंदर उनके पीछे पीछे और स्वामी जी उनके आगे आगे। तो जब एक पास में खड़े सन्यासी ने ये देखा कि ये परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप इनसे डरिए मत, आप इनको भगाइए। तो स्वामी विवेकानंद जी थोड़ा टर्न हुए और बंदरों की तरफ थोड़ा उन्होंने अपना अटैक किया। तो बंदर अब उल्टी दिशा में हो गए, जो बंदर उनकी तरफ आ रहे थे और विवेकानंद जी आगे आगे जा रहे थे, डर के वो उल्टा हो गया। ये परेशान बंदर इधर हो गए और स्वामी विवेकानंद जी पीछे पीछे होने लग गए। तो उन्होंने देखा कि समस्या हमारी तरफ आती हैं, अगर हम उनसे भागेंगे तो समस्या हमारा पीछा करेंगे, लेकिन अगर हम समस्याओं को थोड़ा रिवर्ट कर देंगे तो समस्या हमसे दूर भागती चलती हैं। तो इसको भी उन्होंने वहां पर हमें दिखाया है। कई जगह उन्होंने इसको बताया कि समस्याएं जब कभी हमारी तरफ हों तो हम उनसे डर घबराए नहीं, उनका सामना करें। छात्रों के लिए एक और बहुत अच्छी बात स्वामी विवेकानंद जी की आती है कि स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका जा रहे थे शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम चले गए और एकदम उन्होंने अपना भाषण शुरू कर दिया। इसमें मैं आपको दो बातें ध्यान दिलाना चाहूंगा। पहली बात यह है कि पहले उन्होंने अपने आप को बहुत तैयार किया था। एक बात बड़ी फोकस वाली है, हम जो भी काम करें सीधा न करना शुरू करें, उससे पहले थोड़ी हमारी प्रिपरेशन, हमारी तैयारी होनी चाहिए। आप देखते हैं कि क्रिकेट में भी अगर कोई खिलाड़ी आता है तो हमें जो ग्राउंड में खेलते हुए दिखता है वो नहीं है, पहले उससे ज्यादा मेहनत करके आया वो होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी को पता था मैं अमेरिका जा रहा हूं, मैं वहां पर एक अच्छे प्रोग्राम में प्रस्तुति दे सकता हूं, तो उन्होंने अपने आप को पहले तैयार किया। तो कन्याकुमारी में वहां पर उन्होंने पहले साधना की, वहां पर पहले उन्होंने ध्यान किया। तो ध्यान करके उन्होंने अपनी आंतरिक शक्तियों को मजबूत किया
और अपने आप को इतना मजबूत किया ताकि और आध्यात्मिक ऊर्जा उनको मिल सके। तो जो छात्र, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से, जो छात्र अपने जीवन में योग को, ध्यान को, मेडिटेशन को लाते हैं, उन बच्चों के, उन युवाओं के जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी, एक नई आभा होती है, जो उनको दुनिया के लाखों करोड़ों बच्चों से एक अलग रोशनी प्रदान करती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में छात्रों को ध्यान को लेना ही लेना चाहिए। इसके लिए सवेरे 5 मिनट, शाम को 5 मिनट ध्यान लगा करके, बिल्कुल ध्यान अवस्थित होकर के, हर चीज को भूल करके हमें लगाना चाहिए, जिससे हमारा ध्यान एकाग्रचित्त बढ़ेगा। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में कष्ट भी कम नहीं थे, इसलिए हमारे ऊपर भी कष्ट आए तो घबराना नहीं चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो इनके पास पैसे भी नहीं थे, इन्होंने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे किए, वहां गए तो वहां पर रहने की जगह नहीं थी, तो एक फ्लैट के नीचे, सीढ़ियों के नीचे सो रहे थे, इन्होंने रात वहां गुजारी। ऊपर से मकान मालिक ने जब कूड़ा फेंका तो उन्होंने देखा कि कोई इंडियन साधु नीचे बैठा है, तो उन्होंने उनसे फिर पूछा, उन्हें इंडियन कल्चर से थोड़ा प्रेम था, और वो सौभाग्य से उस जो शिकागो सम्मेलन की एक सदस्य थी, तब उन्होंने वहां से उनको मौका दिया था। तो कष्ट भी अगर हमारे पास आए तो घबराना नहीं चाहिए। और जो स्वामी विवेकानंद जी की एक और बात वहीं पर आती है, जो आप लोग जानते होंगे, कि विवेकानंद जी को जब वहां पर मौका दिया गया शिकागो सम्मेलन में, तो उनको मात्र 2-3 मिनट दिए गए थे कि उसी समय के अंदर उनको अपने विचार रखने हैं। तो उनको जब दिया गया तो इतने 2-3 मिनट के समय में क्या करते वो, तो गए स्टेज पर, उन्होंने एक पंक्ति बोली थी जो हमारे इंडियन कल्चर की मजबूती को दिखाती है कि हम, भारत क्यों दुनिया में सबसे अलग देश है, भारतीय क्यों दुनिया में अलग सबसे लोग नागरिक हैं, और भारतीय संस्कृति क्यों दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृति है, इसको दर्शाती है। उन्हें जब वो 2-4 मिनट मिले तो खड़े होकर के उन्होंने हाथ जोड़कर सबसे बोला, मेरे अब ये जो 2 शब्द थे, भाई और बहनों, ये जो आत्मीयता भरे शब्द थे, इन्होंने अमेरिका के लोगों का दिल जीत लिया। क्यों? क्योंकि उससे पहले पूरी दुनिया केवल ये जानती थी कि लेडीज एंड जेंटलमैन, टेलीस्कोप। अब जो भाई और बहनों वाला जो आत्मीयता थी, वो उन्होंने जब देखी तो पूरे उस सम्मेलन में जो स्वामी विवेकानंद जी को समय मिला था, वो पूरा समय केवल तालियों की गड़गड़ाहट में ही निकल गया, और स्वामी विवेकानंद जी वहां पर कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन पूरी दुनिया पर उन्होंने छाप छोड़ दी कि हमारी इंडियन कल्चर कितनी बड़ी कल्चर है। और मैंने आपको एक वीडियो भी पहले एक बनाई थी जो स्वामी विवेकानंद जी की बुक पर ही है, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए मुख्य रूप से बातें लिखी हैं। तो वहां पर वो कई बातें कहते हैं कि बच्चों को शोर से, शहरीकरण से, ज्यादा आजकल के मोबाइल वाली इन चीजों से, जहां जरूरत ना हो वहां, उनसे दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को कम करती हैं। वो ठीक है, आजकल तकनीक की बहुत आवश्यकता पड़ गई, कोरोना के पीरियड में इसकी आवश्यकता और बढ़ गई, पर फिर भी ये सब चीजें अपने आप को ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ग्वालदम के बच्चे इसलिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो शहरीकरण से दूर होने के कारण इन सब चीजों से काफी दूर हैं। शहरों में रहने वाले बच्चों का काफी समय घूमना फिरना, शहरीकरण, मूवी, शोर शराबा, इन सब चीजों में बीतता है, तो वो आपको उतना समय नहीं मिल पाता है। और तो आप अपने आप को इन सब चीजों से थोड़ा दूर रखें, जितना आवश्यकता उतना ही करें। एक वहां पर वो कहते हैं, विवेकानंद जी की एक बुक है, वहां पर वो कहते हैं कि समय सारणी के अनुसार अपने रेगुलर पढ़ाई कीजिए, और वो समय सारणी आप खुद बनाइए। उस समय सारणी में हर एक विषय को आप स्थान दीजिए, किसी भी विषय को छोड़िए मत। और हाँ, जो कठिन विषय हैं उनको ज्यादा दीजिए, जो आसान विषय हैं उनको कम दीजिए। और वो कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात वहां पर कहते हैं, जिस बात को मैं आपको जोर देता हूं,
कि जो टीचर पढ़ाए उसको पहले से पढ़ के जाइए, टीचर के पढ़ाते समय ध्यान से पढ़िए, और टीचर जब पढ़ा दे तो उसके बाद उसी दिन उसको फिर रिवीजन कीजिए, और जब संभव हो तब उस चैप्टर को जो आपने 3 बार पढ़ा है, टीचर के पढ़ाने से पहले पढ़ाएं, टीचर के समय पढ़ाएं, टीचर के बाद पढ़ाएं, उसी जो 3 बार पाठ आपने पढ़ा उसको किसी को जरूर पढ़ाइए। अगर आपने किसी को पढ़ा दिया या किसी को समझा दिया तो इसका मतलब यह कि विषय वस्तु आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई। तो उनका यह मानना था कि जब तक हम विषय वस्तु को दूसरे को नहीं समझा सकते तब तक आप ये मान के चलिए कि हमने उस विषय को नहीं समझा। तो वहां पर वो एक पंक्ति कोट करते हैं कि इस तरह से आप 3 महीने करके देखिए, 3 महीने करने के बाद आपके जीवन के अंदर एक बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा उस बुक में स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं। तो जो बच्चे ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं वो इस आदत को डालें। टीचर बता ही देता है कि मैं कल आपको ये पढ़ाऊंगा, या अगर नहीं भी पता होता है तो आपको पता होता है कि आज 5 क्वेश्चन करा दिए तो कल 6 से शुरू होगा, तो अपना 8-10 क्वेश्चन पहले से करके जाइए ताकि उससे पहले आप तैयार हो जाए। एक विवेकानंद जी कहते हैं हर एक बच्चे के पास एक शब्दकोश, एक डिक्शनरी होनी चाहिए। डिक्शनरी से ये फायदा होता है कि हर एक शब्दों के अंदर एक बहुत माइनर डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को वो समझ जाते हैं। तो किस जगह पर किस शब्द का हमें प्रयोग करना है उसकी जानकारी एक आगु शब्दकोश से ही हो पाती है। जैसे एक आगु शब्द समझाता हूं, हम कहते हैं ये मेरा स्वजन है, और उसी को अगर हम गलती से स्वजन बोल दें तो कितना अनर्थ हो जाता है। आमंत्रित शब्द है, निमंत्रित शब्द है, आमंत्रित और निमंत्रित में कितना अंतर है। आमंत्रित मैं आपको समझाता हूं, आमंत्रित का मतलब होता है हम आपको बुला रहे हैं, अगर आप आ पाए तो भी ठीक और नहीं आ पाए तो भी ठीक, लेकिन जब हम बोलते हैं आपको निमंत्रित कर रहे हैं तो इसका अर्थ थोड़ा ये चलाया था, देखिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, अगर आप नहीं आए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बहुत देखिए बहुत सिंपल शब्द है, इसलिए डिक्शनरी को पढ़ना चाहिए। एक और शब्द देखिए, अस्त्र और शस्त्र, हम तो ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन अस्त्र क्या है और शस्त्र क्या है, ठीक है। अस्त्र वो है जिसको हम हाथ में लेके और उसी से अटैक करते हैं, मतलब अटैक करने वाले हथियार हमारे हाथ में रहते हैं जैसे, और शस्त्र क्या होता है, जो हथियार हमारे हाथ से छूट जाता है। जैसे हमने भाला है तो भाला हमने फेंक दिया तो वो हो गया शस्त्र, लेकिन तलवार है, तलवार हमारे हाथ में ही है तो वो हो गई अस्त्र। देखिए कितना बड़ा छोटा सा अंतर है, इसलिए हमें डिक्शनरी पढ़नी चाहिए। एक विवेकानंद जी एक बात और कहते हैं वहां बच्चों के लिए बहुत अच्छी, कि आप अपना नवीन दृष्टिकोण पैदा करने की कोशिश करें। नवीन दृष्टिकोण क्या है कि जैसे मान के चलिए आपको कोई एक टॉपिक है कोरोना, आपको कोरोना पर लिखना है, तो कोरोना पर पहले खूब पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, मतलब ये। और जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो आपके अंदर से एक अलग प्रवृत्ति पैदा होने लग जाती है, मतलब आप उसी टॉपिक को नहीं लिखते जो टॉपिक एज इट इज कहीं लिखा हुआ है, आप उस टॉपिक में अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को डालने लग जाते हैं, तो वो होती नवीन दृष्टि। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अपना विषय वस्तु पर खुद की पकड़ होनी चाहिए, पकड़ के लिए रेगुलर पढ़ना चाहिए, तब जाके आपकी प्रवृत्ति पैदा होगी। एक बात और वहां बहुत अच्छी कहते हैं, जो ज्ञान का बहुत बड़ा आधार है वो है ग्रुप डिस्कशन, वो है ग्रुप डिस्कशन कि समूह में अध्ययन। एक मिनट, समूह में अध्ययन कि हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया तो उसके बाद हम कभी अवकाश के दिन में या खाली समय में या स्कूल से आ रहे हैं और हमारा रास्ता बहुत लंबा है, तो उस समय के समय में हम ग्रुप डिस्कशन करें कि आज सर ने ये पाठ पढ़ाया, तो उस पाठ के ऊपर हर एक बच्चा, जैसे मैं हिंदी को लेकर चलता हूं तो एक बच्चा बोले कि आज सर ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता पढ़ाई, तो तुम बताओ इसमें क्या भावना है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका केंद्रीय बिंदु है। फिर दूसरा कविता मान के चलिए कविता के बहाने हैं तो आप उससे बोलिए कि अब आप सुनाओ,
तो इस तरह से एक ही बात को जब अलग अलग बच्चे अलग अलग उससे देते हैं तो फिर एक मजा आता है। एक स्वामी विवेकानंद जी पुस्तक में लिखते हैं, अच्छे बच्चों को हमेशा कक्षा में आगे बैठना चाहिए। आगे बैठने का मतलब ये कि अगर रोटेशनल ना लगाए हो तो एक अलग बात है, अगर टीचर ने क्रम लगाया वो अलग बात है, लेकिन अगर संभावना है और आप बैठ सकते हैं तो आगे बैठे, क्योंकि आपका टीचर से बहुत नजदीकी सामने हो जाती है। आप उनसे आई कांटेक्ट रखते हैं, आप उनकी भावना को जल्दी समझते हैं, आपको एक अवकाश नहीं मिलता है कि शरारत करने का या दोस्तों से बात करने का, दोस्त भी आपसे जल्दी बात नहीं कर पाते हैं। पीछे बैठने पर आपको एक अवकाश मतलब एक जगह मिल जाती है। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा आगे बैठते हैं। एक बात और स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छी कहते हैं, जिस पर हमारा फोकस नहीं होता, वो फोकस है कि हम पढ़ाई पर तो बहुत ध्यान देते हैं कई बच्चे, लेकिन शरीर पर ध्यान नहीं देते। तो पौष्टिक भोजन मतलब बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। तो इसीलिए अपने शरीर पर भी ध्यान दें। तो मैं ज्यादा लंबा ना करते हुए आपको मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर जो हम आज राष्ट्रीय युवा दिवस और राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो मना रहे हैं, उसके अंतर्गत आज जो गतिविधि थी, एक वक्तव्य, एक स्पीच देने की, जिसका टॉपिक था लाइफ एंड टीचिंग ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड यूथ ऑफ लाइफ टू बिल्ड अप ए बेटर नेशन बाय स्टूडेंट्स। तो हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को अपने जीवन में उतारें और अपने आचरण के द्वारा भी उसको दर्शाएं। कुछ जीवन में समस्याएं होती हैं, कठिन रास्ते होते हैं, चलना बड़ा कठिन होता है, पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त की 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करके आप सबके साथ चर्चा करना चाहूंगा और आप सभी का स्वागत करूंगा। राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त लिखते हैं, देखिए, क्या कार्य है दुष्कर भला, दुष्कर कठिन, क्या कार्य है दुष्कर भला यदि इष्ट हो हमको नहीं, क्या कार्य है दुष्कर भला यदि इष्ट हो हमको कहीं, उस सृष्टिकर्ता ईश का ईशत्व क्या हम में नहीं। मतलब हम परमात्मा की ज्योति हैं, क्या काम नहीं कर सकते। यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। तो इस प्रकार से मैं आज अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करता हूं और अब आपसे मैं चर्चा करूंगा। पहले आप सभी का स्वागत करते हुए, जो सुजान सर वगैरह का मैं स्वागत नहीं कर पाया था बीच में,